Assalamualaikum viewers. India versus South Africa, day 3, first test match. Shocking defeat to Team India. India failed to chase down 123 runs. It was a surprising thing for everyone. So the question have arisen, what went wrong for India? And it was because of a poor shot selection of the players or magical turning track that the India have given to the visitors. And the third thing that is very important, it was excellent bowling performance by the South Africans. So let's break it down one by one and discuss what is the actual problem that happened with India because of which they lose that test match. तो व्यूवर्स अगर बात करें कि आज की जो मैच समरी रही इस पूरे टेस्ट मैच की, इसको अगर देख लें, फर्स्ट डे में जो इंडिया है वो एक्सीलेंट बॉलिंग करता है और 159 पर बोल्ड आउट कर देता है साउथ अफ्रीका को और मोमेंटम कंप्लीटली इंडिया की तरफ शिफ्ट हो जाता है जब वो 37 फॉर 1 डाउन होता है पहले दिन के एंड पर। और दूसरे दिन जब इंडिया आता है जस्ट 30 रन की लीड ले पाता है, लेकिन फिर डे के अख्ताम तक 93 फॉर 7 होते हैं साउथ अफ्रीका के और वाज़े तौर पर लगता है कि इंडिया इज़ जस्ट अ वन स्टेप अवे फ्रॉम द विक्ट्री। द लास्ट वीडियो दैट आई मेड आई मेंशन दिस थिंग क्वाइट क्लियरली। लेकिन जब आज डे 3 का आगाज़ होता है तो वहाँ पर इंडियन कुछ गलतियां करते हैं जिसकी वजह से मैच उनके हाथ से निकल जाता है और आप देखें कि एक 123 रन का स्मॉल टारगेट इंडियन टीम फेल टू चेस। तो अब इसके बारे में बात करते हैं कि एक्चुअली गलती कहाँ हुई। तो पहले मैं आपको अगर ये बात बताऊं कि इंडिया फेल हुआ, वो लीड नहीं ले सका, जस्ट 30 रन की लीड ली। इंडिया के जितनी लंबी बैटिंग लाइन थी या जितना इंडिया के पास पोटेंशियल था, पहली इनिंग्स में आप देखें कोई लड़का 50 नहीं कर सका, जस्ट 35 रन तक जा सके। अगर कोई एक दो प्लेयर थोड़ी बड़ी इनिंग्स खेलते तो पॉसिबिलिटी थी कि इंडिया बेहतर लीड लेता। एक फैक्टर तो ये रहा कि इंडिया लीड नहीं ले सका। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो साउथ अफ्रीका ने कोई बहुत बड़ा टारगेट तो दिया नहीं था। इंडिया ये ऐसा फर्स्ट टाइम नहीं हुआ कि इंडिया जो है ये, यानी कि पिछले साल इन्हीं दिनों में इसी तरीके की डिफीट इन्हें न्यूजीलैंड के हाथों हुई थी जब 147 चेज करना था और इंडिया की टीम जो है वो चेज नहीं कर पाई थी, और आज एक दफ़ा फिर ऐसा ही हुआ है। देखिए, अगर आप इंडिया की सेकंड इनिंग्स पर नज़र रखें तो आपको पता चलेगा कि इंडियन प्लेयर्स ने एक दो प्लेयर्स की जो शॉर्ट सिलेक्शन है आप उस पर बात कर सकते हैं, अदरवाइज एक्सीलेंट साउथ अफ्रीका की बॉलिंग परफॉर्मेंस थी। मुझे लगता है जो गलती इंडिया से हुई जब 93 फॉर 7 थे साउथ अफ्रीका के, तो आज सुबह आकर जो बुमराह को लाया गया वो बड़ा लेट लाया गया। पहले 10 ओवर स्पिनर से करवाए गए जिसका मैं समझता हूँ साउथ अफ्रीका ने फ़ायदा ये उठाया कि उन्होंने 30 रन ऐड कर दिए और बुमराह जैसे ही आते हैं 2-3 ओवर के बाद वो विकेट निकाल देते हैं। फिर इसी तरीके से सिराज का जो यूज़ है वो बहुत लेट किया गया। आप देखें 50 ओवर्स में सिराज का यूज़ ही नहीं है, वाशिंगटन सुंदर का यूज़ ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि जो सेकंड इनिंग्स में जो कैप्टनसी थी उसका बहुत बड़ा फ्लॉ था। पहली इनिंग्स में जब शुभमन गिल ग्राउंड में मौजूद थे तो उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त कैप्टनसी की, साउथ अफ्रीकन बैटर्स को सेटल नहीं होने दिया और बार बार बॉलिंग रोटेशन की। लेकिन जब सेकंड इनिंग्स आई तो उसमें वाज़े तौर पर पता चला कि इंडिया एक शेल में चला गया, जिस तरीके से कि एक ही तरह की कंसिस्टेंट बॉलिंग करते रहे और जिससे इतना टारगेट हो गया कि शायद वो इस पिच के लिहाज से डिसेंट हो गया। और ख़ास तौर पर जो आते ही 2 विकेट्स निकाल के दिए मार्को जैनसन ने, जायसवाल और केएल राहुल। और इंडिया की अगर आप बैटिंग देखें तो इंडिया को ये प्रॉब्लम काफ़ी अरसे से है कि जैसे ही चेज में उनके टॉप ऑर्डर के लड़के क्लैप्स करते हैं फिर एक के बाद एक विकेट गिरती चली जाती है। और साइमन हार्मर की अगर बात ना की जाए, साउथ अफ्रीका के ऑफ स्पिनर की, जो मैन ऑफ द मैच है और होने भी चाहिए क्योंकि बवूमा ने 55 किया, नो डाउट वो भी एक एक्सेप्शनल इनिंग्स है। लेकिन दोनों इनिंग्स में अगर आप साइमन हार्मर को देखें, 4 विकेट्स 15 ओवर 35 रन, 4 विकेट्स 14 ओवर 20 रन 4 विकेट्स, तो मैजिकल स्पेल मैं समझता हूँ ये। और लेफ्ट हैंडेड के लिए तो मैं लीथल बॉलर साबित हुए और साउथ अफ्रीकन जो बॉलर्स थे उनके सामने इंडियन बैटर्स बेबस दिखाई दिए। आप देखें 8वें नंबर पर अक्षर पटेल खेलने के लिए आए, तो ये क्रेडिट जाता है साउथ अफ्रीका की बेहतरीन बॉलिंग को। हाँ, एक चीज़ जिसके ऊपर डिस्कशन की जा सकती है वो ये है कि इंडिया ने जो अपनी प्लेइंग 11 सेलेक्ट किया, आप देखें उसमें टू मच ऑलराउंडर हैं, प्रॉपर बैटर्स कम है। प्रॉपर बैटर्स का होना बहुत ज़रूरी है। वहाँ पर मुझे लगता है टीम इंडिया लैक किया। इंडिया ने बहुत ज़्यादा स्पिनर्स यूज़, जब आपने वाशिंगटन सुंदर से बॉलिंग नहीं करवानी तो फिर एज एन बैट खिलाना ये भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि मतलब क्या इंडिया के पास नंबर 3 पर खेलने के लिए वाशिंगटन सुंदर से बेहतर कोई बैट नहीं है। इसी तरीके से कि जब आपने 5 बॉलर खिलाए हैं और आपने सिराज को भी यूटिलाइज नहीं करना तो उनकी जगह कोई बैटर क्यों नहीं खिलाया गया। तो मतलब काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं जो अराइज होंगे और इसके ऊपर डिस्कशन होती रहेगी और इसका आंसर करना पड़ेगा कोच को भी और टीम मैनेजमेंट को भी कि आपने क्या सोच कर टीम सेलेक्ट की थी। और मैं समझता हूँ सबसे बड़ा कारण या सबसे बड़ी रीज़न जो इंडिया की डिफीट की रही, अगर आप पिछला पैटर्न देखें और इसको देखें तो वो एक और चीज़ है, वो ये है कि इंडिया जो पिच देता है,
खेलने के लिए वो पिच समथिंग बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिफिकल्ट दे देता है, वहाँ पर वो खुद फंस जाता है। हालांकि जिस लेवल की इंडिया की टीम है, जैसी उसकी बैटिंग है, जैसी उसके पास ऑलराउंडर्स हैं, वो अगर एक डिसेंट पिच दे तो मैं समझता हूँ किसी भी टीम के लिए उसे हराना बड़ा मुश्किल है। जब वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिफिकल्ट पिच देते हैं तो वहाँ पर खुद फंस जाते हैं, और ख़ास तौर पर टॉस हारने की वजह से। अगर इंडिया टॉस जीतता तो मैं समझता हूँ कि साउथ अफ्रीका दोनों इनिंग्स मिलाकर भी शायद 200 या 250 रन करता। तो इट वाज अ शॉकिंग डिफीट। मैं समझता हूँ कोई बंदा कल रात तक जब 93 फॉर 7 थे तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था ये होगा। जाहिर है इसका क्रेडिट बवूमा को भी जाता है। आप देखें 4 इनिंग्सें खेली गई, सिर्फ एक 50 बनी और 55 पे बवूमा नॉट आउट रहे। बहुत कूल काम कंपोज लगे। हालांकि कैप्टनसी पर मुझे उनकी रिजर्वेशन थी, लेकिन बैटिंग में उन्होंने उसका हक अदा किया और ज़बरदस्त परफॉर्मेंस आई साउथ अफ्रीका की तरफ से। और जैसे साउथ अफ्रीका खेल रहा है, आप देखें ये साउथ अफ्रीका की दो डिफिकल्ट सीरीज थी, एक पाकिस्तान से जो 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज वो ड्रा करके है, और अब जिस तरीके से इंडिया को आते ही पहले टेस्ट मैच में डिफीट दी है, अगर अब सेकंड टेस्ट हारते भी हैं तो सीरीज एक दफ़ा फिर ड्रॉ होगी। तो ऐसी सिचुएशन में मुझे एक दफ़ा फिर साउथ अफ्रीका वाज़ेह तौर पर आगे जाता हुआ नज़र आ रहा है टेस्ट चैंपियनशिप के लिए, क्योंकि अपने होम ग्राउंड में तो वो डेफिनेटली सबके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते ही करते हैं। तो अब ये व्यूवर्स जो सोचने की बात है टीम इंडिया के लिए अगले टेस्ट मैच के लिए कि क्या प्लेइंग 11 उतारेंगे वो, क्योंकि मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा फुली बॉलिंग लोडेड जो थी ये प्लेइंग 11 थी। इसमें बैटर्स जो थे वो कम थे, ऑलराउंडर ज़्यादा थे। तो प्रॉपर बैटर्स का होना मैं समझता हूँ टेस्ट मैच के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर वो होंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अदरवाइज़ क्या है कि जैसे ही आप इस तरीके का टर्निंग ट्रैक देंगे तो आप फंस जाएंगे, और एक डिसेंट पिच देने की ज़रूरत है, ना कि बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टर्निंग ट्रैक, ख़ास तौर पर जब सामने वाली टीम के पास भी अच्छे स्पिनर हो। आप देखें हार्मन ने 8 विकेट लेकर दिए हैं, महाराज 2-3 विकेट ले सके हैं। हालांकि महाराज उस तरीके से जो है वो फॉर्म में नज़र नहीं आई। मैं समझता हूँ मुथु स्वामी होते शायद ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते, और वो ज़्यादा बैटिंग में भी डिलीवर करके देते हैं, और हो सकता है साउथ अफ्रीका अगले टेस्ट मैच में उनको भी खिलाए। तो एक ज़बरदस्त विन साउथ अफ्रीका के लिए, इंडिया के लिए लम्हे फ़िक्रिया। सोचना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ गलतियाँ हुई। कुछ गलतियाँ हमने पॉइंट आउट कर दी कि मतलब पुअर शॉट सिलेक्शन तो शायद 1-2 प्लेयर्स की थी, अदरवाइज एक्सीलेंट बॉलिंग परफॉर्मेंस थी। ये है कि जहाँ 30 रन की लीड ली थी वहाँ लीड ज़्यादा होनी चाहिए थी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।